जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोगों ने देख लिया है। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन फर्स्ट को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए और यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से दिया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पहला में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 248 ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद 249 में दिया गया है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की सांसद की इसमें शक्तियां दी गई हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है, सूची फर्स्ट में दिया गया है अनुच्छेद दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है विषय वस्तु दी गई है। तो अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 ये किससे संबंधित है? तो ये नागालैंड राज्य के संबंधों में विशेष उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 371 में। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 372 बी। अनुच्छेद 372 बी में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 371 सी। अनुच्छेद 371 सी में कहा जा रहा है कि मणिपुर राज्य के विशेष उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 371 सी में। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 371 ई। अनुच्छेद 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं जो कि राज्यों के विशेष उपबंध के बारे में दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा जा रहा है कि किस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन सा कीटनाशक के उपस्थिति के कारण मसाला के ब्रांडों पर बिक्री का प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। एथिलीन ऑक्साइड पर लगाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से किन्हें या किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री हो गए, सही है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य के महाअधिवक्ता को भी राज्यपाल के ही द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा वाला भी इसमें सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों सही है। चारों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा विषय है कि जो कि संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कारागार। कारागार ये जो कि संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। कारागार ये राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं और मूल रूप से 97 विषय शामिल है इसमें। तो संघ सूची में रक्षा आता है, बैंकिंग आता है, विदेश मामले आते हैं, मुद्रा आता है, परमाणु ऊर्जा, संचार, राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। जबकि राज्य सूची में ये कारागार या जेल ये राज्य सूची का विषय है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 5वें का पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि राज्य क्षेत्र में सांसदीय विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि राज्य क्षेत्र में सांसदीय विधानसभा के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया पहला दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में सांसद द्वारा विधि निर्माण के लिए या विधि बनाने के लिए संकल्प पारित करती है, जो कि ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 252 में प्रावधान किया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो सांसद उन राज्यों के लिए विधि निर्माण कर सकती है। तो ये दूसरा वाला भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है। पहला वाला कथन भी सही है और दूसरा वाला भी कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। कथन इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 7वें में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है इसमें अनुच्छेद और प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 157 का क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 157 में कहा जा रहा है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए अहर्ताएं। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अहर्ताएं, ये जो कि अनुच्छेद 157 में कहा गया है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये तीसरे में आएगा। फिर अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो इसका दूसरा वाला सही होगा, सी का। फिर चौथा वाला है डी है कि अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का एक महाअधिवक्ता होगा। राज्य का क्या होगा? तो एक महाअधिवक्ता होगा। ये अनुच्छेद 165 में कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला राइट है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो सांसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 312 है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। तो किस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन किया गया है? ये किया गया है 1966 में। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1966 होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि मुख्यमंत्री के
नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? पहला दिया गया है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है, जो कि सही है। पहला वाला सही है इसका। दूसरा वाला है कि जब विधान सभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकती है। इसका दूसरा वाला भी सही है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग करके दूसरे दल के मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त कर सकता है। इसमें दोनों आंसर सही है, पहला वाला भी सही है इसका और दूसरा वाला भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए और दो दोनों सही है इसमें दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है? तो राज्य के कार्यपालिका से इसमें से कौन सा भाग संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा भाग 6 में। भाग 6 में ये जो कि राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर से कौन सा अधिनियम जो कि ये संबंधित है? संविधान संशोधन के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें बताना है कि अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। इसका पहला वाला कथन गलत है। ये पुंछी आयोग की अनुशंसा पे नहीं किया गया था, ये किया गया था आर.एस. सकारिया की अध्यक्षता के आयोग पर। आर.एस. सकारिया की अध्यक्षता के आयोग पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। दूसरा इसमें है कि राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा की थी, जो कि ये दूसरा वाला इसका सही है, जबकि पहला वाला इसका गलत है। पहला वाला इसका गलत है, दूसरा वाला इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल दूसरा, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संविधान के भाग से सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा उपबंध है जो कि संविधान के भाग से सही सुमेलित है। ये सही सुमेलित इसमें बताना है तो दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग, ये जो कि भाग 14, ये पहला वाला ही इसका सही सुमेलित है। इसका पहला वाला ही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 15 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दिया गया है। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में क्या है? तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये दूसरा वाला दूसरे का पहला सही होगा। फिर आता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय का सहकारी क्षेत्राधिकार है, तो ये चौथा इसका सही है। फिर आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो इसका तीसरा वाला सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यों के लिए विशेष उपबंध के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। इसमें बताना है राज्यों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है, इसका उल्लेख भारत के संविधान भाग 22 में किया गया है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 22 में किया गया है, जो कि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ये किस में है? ये भाग 21 में है। ये भाग 21 में है। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विधि निर्माण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। इसका दूसरा वाला भी इसमें गलत है। दूसरा वाला भी इसमें गलत है। इसमें दोनों सही नहीं है। पहला और दूसरा इसमें दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीत से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रीत से किसको पदमुक्त किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें द्विसदनीय व्यवस्था है? तो द्विसदनीय व्यवस्था कौन से राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना में है द्विसदनीय राज्य व्यवस्था, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। यानी कि इसमें चारों में से सही है। इसमें चारों में से द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें जो कि सही है। द्विसदनीय व्यवस्था आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि सांसद के निर्वाचन प्रतिनिधियों में से निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? इसमें कि सांसद के निर्वाचन प्रतिनिधियों में से कौन सा इसमें कथन सही है? ऑप्शन ए है कि चुनाव परिणाम की घोषणा लोकप्रिय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत आती है, जो कि ये इसका सही है। पहले वाला इसका सही है, पहला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है किसी सदस्य द्वारा दल के प्रति निष्ठा एवं निष्ठा में परिवर्तन दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगा। इसमें कहा जा रहा है किसी सदस्य द्वारा दल के प्रति निष्ठा में परिवर्तन दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगा। इसका दूसरा वाला क्या होगा? तो दूसरा वाला भी इसका सही है, पहला वाला भी सही। इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होता है? इसमें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति के सदस्य इसमें से कौन से नहीं होते हैं? ये राज्यसभा में विपक्ष का नेता ये जो कि नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? ये हो सकता है 6 माह का। 6 माह का अधिकतम समय अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला दिया गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य अवधि द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 में पहला वाला कथन ये सही नहीं है। दूसरा है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कार्य अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, जो कि ये सही है। दूसरा वाला सही है जबकि पहला वाला गलत है।
इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध कराता है। तो निःशुल्क विधि सहायता का उपबंध कौन सा अनुच्छेद कराता है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए? ये कराता है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A इसका पहला वाला आंसर सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? ये 7वां संविधान संशोधन माध्यम से अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये किया गया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। पहला दिया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। ये 62 वर्ष की पद धारण करते हैं 62 वर्ष की आयु तक, जो कि इसमें ये गलत है। इसका 62 वर्ष नहीं होगा, इसमें कितना होगा, इसमें 65 वर्ष होंगे। फिर आता है वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। पुनर्नियुक्ति के पात्र इसमें नहीं होते हैं। दूसरा वाला भी इसका कथन गलत है। वे केवल नियुक्ति के पात्र होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसका क्या होता है, दूसरा वाला भी इसमें गलत है, पहला वाला भी गलत है, इसमें दूसरा वाला भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। तो राज्यपाल होता है, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरे में कहा जा रहा है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है, जो कि ये दूसरा वाला गलत है। अनुभव होना आवश्यक है, इसमें पहला सही है, दूसरा वाला इसमें गलत कहा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती हैं। तो जिला न्यायाधीश के पास क्या होता है, न्यायिक शक्तियां होती है और प्रशासनिक शक्तियां, ये दोनों शक्तियां जिला न्यायाधीश के पास होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंधों से इसमें से कौन सा भाग संबंधित है? तो ये भाग कौन सा है? तो भाग 11। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। भाग 11 में केंद्र राज्य के संबंधों का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें कहा जा रहा है, पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के सूचित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों या अपवादों के साथ लागू होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 का पहला वाला क्या है, इसमें पहला वाला
सही नहीं है, ये पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो दूसरा वाला इसका सही है। जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के लिए राष्ट्रपति के पास समान शक्तियों का प्रावधान किया गया है इसमें। इसका राइट आंसर होगा, पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा वाला इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अनुच्छेद 352 के तहत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों की कोई भी कार्यकारी निर्देश के लिए अधिकृत हो जाता है, ये अधिकृत हो जाता है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि की निर्माण की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तो विधि की निर्माण शक्तियों का इसमें प्राप्त हो जाता है, जो कि इसका दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला इसमें गलत है, पहला वाला इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल इसमें पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, इसमें केवल पहला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन ये पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था, और ये 1951 ईस्वी में लगाया गया था। 1951 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो भारत की आकस्मिकता निधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? यह है अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, अनुच्छेद 267 संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और स्थापना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश और स्थापना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो सबसे पहले इसमें लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? तो लद्दाख की स्थापना ये 2019 में हुआ था। लद्दाख की स्थापना कब हुआ था? ये 2019 में। फिर इसके बाद दमन एवं दीव, इसकी स्थापना 1962 में हुआ था, 1962 में। फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, 1956 में। फिर दादर एवं नागर हवेली, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का तीसरा है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला राइट होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, इसका अपना उच्च न्यायालय है, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ये 1966 में इसकी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि ये दिल्ली में है। दूसरा है लक्षद्वीप और पुदुचेरी केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जबकि ये दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला इसमें गलत है, पहला वाला इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत के सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त है? तो भारत के सबसे अधिक जीआई टैग किसे दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जीआई टैग हैं? तो 75 जीआई टैग है। कुल 75 जीआई टैग है उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे इसमें तमिलनाडु आता है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस समिति ने पहली बार पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुशंसा की थी? तो ये किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, अशोक मेहता समिति। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है? पहला कथन इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी, जो कि सही है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ये सही है। दूसरा वाला है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अध्याय भाग 11A जोड़ा गया था, जो कि इसमें गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है, जबकि पहला वाला इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है? तो कार्यात्मक विषयों में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है क्वेश्चन नंबर 38 में? इसका राइट आंसर होगा पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा कि पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है, तो जबकि सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी ये शामिल है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये भी शामिल है। बाजार और मेला ये भी शामिल है। इसमें पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये जो कि पंचायत के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य उपबंध नहीं है? इसमें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा उपबंध जो कि अनिवार्य उपबंध नहीं है? इसमें क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया है कि मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये जो कि है पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी सही इसमें सही है। तीसरी वाला है कि सभी 3 स्तरों पर पंचायतों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण दिया गया है, तो ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है चौथा वाला है कि ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर कर एवं शुल्क लगाने की शक्तियां ये कार्य प्रदान करता है, जो कि ये गलत है, ये इसमें गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे आरंभ से लेकर के सबसे अंतिम तक। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है सबसे आरंभ से लेकर के सबसे अंतिम तक। इसमें दिया गया है सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले इसमें जीवी के राव समिति, ऑप्शन नंबर इसका चौथे का इसमें पहले नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद ML सिंघवी समिति, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद फुंगन समिति, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर आएगा गडगिल समिति, ये किस पे आएगा? तो ये पहले नंबर पे आएगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा? पहले चौथा होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही सही है। चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला इसका सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पंचायती राज संस्था दिया गया है और संविधान के
कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा आंसर सही होगा? तो सबसे पहले अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी में क्या कहा गया है कि स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, इसका चौथा वाला सही होगा। फिर आता है अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के में क्या कहा गया है? पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन या पंचायतों के लिए चुनाव, ये दूसरे का सी वाला सही होगा। फिर अनुच्छेद आता है 243 आई, अनुच्छेद 243 आई में क्या कहा गया है कि वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, यानी कि वित्त आयोग का गठन या राज्य वित्त आयोग। तो 243 आई में राज्य वित्त आयोग, और 243 जे में क्या आ गया है? 243 जे में कि पंचायतों लेखाओं का संपरीक्षक, इसका पहला वाला सही होगा। इसमें क्या राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो कौन से संकल्प है जो कि स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन के संकल्प को, लॉर्ड रिपन के संकल्प को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। लॉर्ड रिपन ये 1882 के संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है कि राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर पद त्याग कर सकता है। तो 43 का पहला कथन इसमें कहा जा रहा है, जो कि इसका पहला कथन सही है कि राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। तो मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है, तो इसका दूसरा वाला भी इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए और दो दोनों इसमें सही है, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है कि आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करने का अधिकार दिया गया है। ये एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित करने का अधिकार दिया गया है। जो कि ये सही नहीं है, पहला वाला इसका सही नहीं है। दूसरे में कहा जा रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया है। तो दूसरा वाला भी इसका गलत है, जो कि ये न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला भी इसका गलत है। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था 1978 में। इसका दूसरा वाला भी इसमें गलत है, न तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ना ही पहला और ना ही दूसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है कि लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो लोक अदालत के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क दे नहीं है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि यह आपराधिक यानी कि समनीय अपराध मामलों का निपटान प्रदान नहीं करता है, जो कि इसका दूसरा वाला गलत है। इसका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कि ऑपरेशन मेघदूत जिसने अप्रैल 2024 में अपने 40 वर्ष पूर्ण किए, किससे ये संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है
सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष। इन्होंने अपना 40 वर्ष पूरा किया है। ये ऑपरेशन मेघदूत था। अप्रैल 2024 में इन्होंने अपना संघर्ष पूरा किया है। ये कब ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था? तो ये 13 अप्रैल 1984 को ये चलाया गया था। ये भारतीय थल सेना और भारत के वायुसेना के द्वारा उत्तरी लद्दाख के क्षेत्र में ये चलाया गया था, सियाचिन ग्लेशियर में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 में इसका राइट आंसर क्या होगा कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में संबंधित है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसने सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को इनको तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। आप कमेंट करके बताइए कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे दिया गया था और किस वर्ष में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के बाहर भी रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 में इसका पहला वाला कथन सही है। पहला वाला कथन सही है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। इसका दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है, इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 में पहला दिया गया है इसमें कि ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, जो कि ये गलत है। दूसरा वाला इसका राइट आंसर होगा, यही सही नहीं है। दूसरा वाला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन दिया जाता है ये किस पे भारित होता है? ये संचित निधि पर भारित होता है, संचित निधि पर, ना कि राज्य की संचित निधि पर। ये भारत सरकार की संचित निधि पे भारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही सही है दोस्तों, यही कथन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन बी वाला इसमें दिया गया है कि राज्य की संचित निधि पे, ये जो कि गलत है। ये भारत सरकार की संचित निधि पे भारित होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन और भत्ते। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो जबकि ये पश्चिम बंगाल महाविष्णु संक्रामंती ये सही है। तमिलनाडु पुथमडू ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश विशु, तो हिमाचल प्रदेश विशु ये जो कि गलत है। हिमाचल प्रदेश विशु ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? यहाँ बैसाखी होता है। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? बैसाख होता है, जो कि ये विशु नहीं होता है, यहाँ पे बैसाख होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि असम का क्या होता है? रोगाली बिहू ये सही है।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है हिग बोसोन। हिग बोसोन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, हिग बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर इसमें 53 है दोस्तों। 53 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक इसमें सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन इसमें पहले दिया गया है, नाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, पत्तन दिया गया है और देश दिया गया है। तो पत्तन और देश दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 54 में। इसमें सितवे बंदरगाह ये किस देश में है, तो सितवे बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो ये म्यांमार में है। सितवे बंदरगाह ये म्यांमार में है, चौथा सही होगा इसका। चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो ये ईरान में है, दूसरा सही होगा। और चट्टोग्राम बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो चट्टोग्राम बंदरगाह और मोगला ये कहाँ पे है, तो ये बांग्लादेश में है। चट्टोग्राम और एक मोगला बंदरगाह होता है, ये कहाँ पे है, तो ये बांग्लादेश में है, पहला सही है। दुक्कम बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो ये ओमान में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो IMF के प्रबंधक कौन बनाए गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, जो कि इनको अप्रैल 2024 में बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा, ये बनाए गए हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की क्षमता के 15% तक सीमित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, तो ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसमें कहा गया है कि जो विधानसभा में मंत्रियों की संख्या होगी वह 15% से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12 मंत्री हो सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि राज्य विधान मंडल सत्र का 17वां कौन करता है। तो राज्य विधान मंडल का सत्र का 17वां ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट के बारे में सही है। तो कैबिनेट के बारे में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, पहला कथन है कि यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होता है, जो कि इसमें पहला वाला सही है। दूसरा वाला है कि यह मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है, ये मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है, जो कि गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है, पहला वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में पहला दिया गया है कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है साधारण विधेयक को, तो इसमें गलत है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है साधारण विधेयक को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत हो गया।
दूसरा वाला है कि इसमें सिर्फ मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि ये भी गलत है। यह जो कि मंत्री के द्वारा या किसी अन्य या किसी निजी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जरूरी नहीं है केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाए साधारण विधेयक। तो इसका दूसरा वाला भी गलत हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा इसमें सही है, दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो इसमें बताना है कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है क्वेश्चन नंबर 60 में। तो गैर संवैधानिक निकाय इसमें कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सही है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग ये भी सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए नीति आयोग का गठन कब किया गया था। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय सूचना आयोग, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। फिर आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी गैर संवैधानिक निकाय हैं। इसमें चारों गैर संवैधानिक निकाय हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें चारों ही गैर संवैधानिक निकाय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला ये बल्किस मीर हैं। बल्किस मीर हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। बल्किस मीर ये जो कि जूरी सदस्य में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह TSAT-1A किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? तो कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? तो ये है विझिन्जाम, ये जो कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के गठन के विनियमित करने का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि मिलियन मियावाकी परियोजना एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल जिसका उद्देश्य तंग शहरी स्थानों में बड़े पैमाने पर विनियमित के माध्यम से भारतीय शहरों की वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। निम्नलिखित में से किस देश का दूतावास इसमें शामिल हुआ है? तो कौन से देश का दूतावास शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है इजराइल का। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इजराइल का दूतावास इसमें शामिल किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो डस्टलिक ये किसके किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इसका जो 5वां संस्करण है वे कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है टर्मेज में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ये टर्मेज में उज्बेकिस्तान का गणराज्य है टर्मेज, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। डस्टलिक का जो 2023 का संस्करण था, 2023 का युद्ध अभ्यास था, ये पिथौरागढ़ जो कि भारत में ही आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
इसमें दिया गया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में इसमें राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व होम्योपैथिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? ये नाइमा खातून है, नाइमा खातून। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नाइमा खातून है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर ये निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाए हैं? तो ये किसके नाम पे है? तो ये रोहित शर्मा के नाम पे है, रोहित शर्मा के नाम पे है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, रोहित शर्मा के नाम पे है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीनीकरण ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है? तो किस संगठन के द्वारा ये जीता गया है नवीनी ऊर्जा वित्त पोषण के लिए? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ये ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, पहला है इसमें भारत विश्व में हथियारों पर चौथा सबसे बड़ा खर्च वाला देश है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। भारत विश्व में हथियारों पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। दूसरा है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया है। इसका दूसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और दो दोनों इसमें सही हैं, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि कच्चा तीवू द्वीप ये कहाँ पे है? कच्चा तीवू द्वीप ये कहाँ पे है? तो पाक जल मध्य डमरू में है, पाक जल मध्य डमरू में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार संकट में है? तो कौन से कारण से लगातार संकट में है? ये है विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से टकराना, विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से टकराना और बिजली का झटका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जाता है ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन्स इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने आइकॉर्न हैं? तो भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में 67 यूनिकॉर्न है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा, 67 यूनिकॉर्न है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि केंद्र सरकार की ईशान पहल प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ईशान पहल की प्राथमिक लक्ष्य इसमें बताना है केंद्र सरकार की क्या है? तो यह है वायु यातायात प्रबंधन को
और मजबूत करना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। वायुयान यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करना, ये जो कि केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का सदस्य चुना गया है। तो INCB का सदस्य कौन से भारतीय को चुना गया है? ये चुना गए हैं जगजीत पावडिया को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है इसमें? तो इसमें भारत का स्थान है 10वीं, भारत का 10वीं स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये हैं डी गुकेश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, डी गुकेश हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें उच्च न्यायालय दिया गया है और स्थापना वर्ष दिया गया है। उच्च न्यायालय और स्थापना वर्ष दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 में हुआ था। ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ये इसकी स्थापना 2000 में हुआ था। 2000 में ये कहाँ पे है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। फिर हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुआ था। 1971 में, ये तीसरा वाला सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना ये 1949 में हुआ था। इसका पहला वाला सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग और मंत्रालय सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन से आयोग और मंत्रालय हैं जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग जो कि कार्मिक मंत्रालय, ये सही है, पहला वाला सही है। कर्मचारी चयन आयोग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका वाला सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा जो दोस्तों। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के मंत्रालय में कौन है? तो ये सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत का निर्वाचन आयोग ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला यही सही सुमेलित नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची का विषय है। तो इसमें से बताना है कौन सा राज्य सूची का विषय है क्वेश्चन नंबर 82 में। तो राज्य सूची का विषय इसमें कौन कौन सा है? तो पुलिस है, ये जो कि राज्य सूची का विषय है। और मादक पेय पदार्थ ये भी राज्य सूची का विषय है। तो इसमें तीसरा और चौथा ये जो कि राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। ये राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत मत्स्य पालन आता है, वर्ल्ड न्यायालय आता है, मादक पेय पदार्थ आता है और पुलिस आती है और सार्वजनिक व्यवस्था, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाह स्थापित करेगा। तो ये किसके द्वारा आलोचना की गई है? ये किया गया है टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा। टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें कहा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पुदुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। तो पुदुचेरी को भारत के केंद्र शासित रूप में स्थापित किया गया है।
कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? तो ये किया गया है 14वें संवैधानिक संशोधन 1962 में किया गया है। 14वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पुदुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में ये किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है। पहला दिया गया है कि ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं, जो कि इसका पहला वाला गलत है। दूसरा है कि इसमें श्री बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दूसरा वाला इसका सही है। इसमें दूसरा वाला सही है जबकि पहला वाला गलत है। पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा वाला इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 में कहा जाए 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है रॉटरडैम में। रॉटरडैम में किया गया है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिणी एशियाई क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, वाराणसी में स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दिवस 2024 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम इसमें क्या है? तो अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट होगा। अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान करें, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बताना है इसमें से क्या है? तो निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये जो कि इसका उद्देश्य है अटल आवासीय विद्यालय योजना, ये जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई, निम्नलिखित में से किस संस्था के योगदान से ये किया गया था? तो ये कौन से संस्था के योगदान पे किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि मंगल पांडे 1857 के भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस पैदल सेना का हिस्सा थे? तो ये कौन से पैदल सेना का हिस्सा थे? तो ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के पैदल सेना का हिस्सा थे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या यमुना नदी की सहायक नदी है? तो इसमें से बताना है कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 93 में यमुना नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी है? तो टोस नदी, ये जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, सही है। केन नदी, ये भी यमुना नदी की सहायक है। बेतवा नदी, ये भी है। और हिंडनौन नदी, ये भी है। इसमें चारों जो कि ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें चारों ही यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है।
क्वेश्चन नंबर 94 में इसमें दिया गया है, पहला है तिरंगी बर्फी। तिरंगी बर्फी ये कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 94 में तिरंगी बर्फी ये कहाँ की है? तो ये काशी की है, काशी की है। थारू कढ़ाई, थारू कढ़ाई ये कहाँ की है? तो ये लखीमपुर खीरी की है। बेत और बाँस शिल्प, बेस और बात शिल्प ये कहाँ की है? तो ये बरेली की है। फिर उसके बाद आता है सुरखा अमरूद, सुरखा अमरूद ये कहाँ की है? तो ये प्रयागराज की है। सुरखा अमरूद कहाँ की है? प्रयागराज की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना ये कहाँ कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2022 में, 2022 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने BIS 17051 गोला बारूद के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए भारत के सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 97 में इसकी स्थापना 1963 में किया गया था, 1963 में किया गया था। ये UPPCS RO एंड ARO एग्ज़ाम 2024 का क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1963 में किया गया था। ये UPPCS का क्वेश्चन है, RO एंड ARO का। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमांडरों के समक्ष कौन है? तो भारतीय सेना में भारतीय नौसेना के कमांडरों के समकक्ष कौन होते हैं? तो ये समकक्ष होते हैं ब्रिगेडियर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, ब्रिगेडियर। ये जो कि भारतीय सेना में भारतीय नौसैनिकों के कमांडरों के समकक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति या सिफारिश सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा समिति या सिफारिश इसमें सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये जो कि चुनाव राज्य के वित्त पोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, यही सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 99 का, जबकि इसमें दिनेश गोस्वामी समिति ये किसके लिए है? ये चुनाव सुधार के लिए है, ये गलत है। दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार के लिए समिति है। बोहरा समिति ये अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ समिति है। और ये तनख्वाह समिति जो होता है, ये तनख्वाह समिति ये चुनाव कानून और चुनाव सुधार के लिए समिति है, ये भी इसमें गलत है। इसमें केवल राइट आंसर होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये चुनावों का राज्य वित्त पोषक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो कौन से विधानसभा में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था गोवा में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट होगा, गोवा में सबसे पहले बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ये 1989 में सबसे पहले बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग ईवीएम का फुल फॉर्म होता है, इसका प्रयोग गोवा में किया गया था। फिर उसके बाद 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया गया था। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1999 ईस्वी में विधानसभा के आम चुनाव में संपूर्ण राज्य में किया गया था। ये संपूर्ण राज्य में किया गया था 1999 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि राष्ट्रीय एकता परिसंघ की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि यूपीएससी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जो कि इसका पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है, पहला वाला गलत है इसका। दूसरा वाला है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों को अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद ही पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है। इसका दूसरा वाला भी इसमें सही नहीं है, दूसरा वाला भी सही नहीं है, इसमें दोनों सही नहीं है, ना तो पहला और ना ही दूसरा, इसमें दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को सेवा में मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने की सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान का सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने की सुरक्षा प्रदान करता है। यह है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 311 में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है जिससे उनकी नियुक्ति किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 104 का दिया गया है, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है इसमें कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं, जो कि इसका पहला वाला सही है। दूसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, दूसरा वाला भी सही है इसका। तीसरा है कि यह अपने कार्य निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो ये गलत है। ये किसको प्रस्तुत करता है, ये गलत है, ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ना कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। डी वाला है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसका डी वाला भी सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा पूछा था, सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सत्य नहीं है। ये राष्ट्रपति दिया गया है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया गया, पहला दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जो कि पहला वाला इसका सही है। दूसरा वाला है कि वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है, ये गलत है। वित्त आयोग की सिफारिश ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, इसका दूसरा वाला गलत है, जबकि पहला वाला इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जनहित याचिका की अवधारणा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिकरणों के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि अनुच्छेद 223 ए के तहत अधिकरणों की स्थापना सांसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जा सकता है, इसका पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरा है कि अनुच्छेद 223 बी के तहत अधिकरणों की स्थापना केवल सांसद के द्वारा ही की जा सकती है, इसका दूसरा वाला भी गलत है। पहला वाला भी गलत है इसमें और दूसरा वाला भी गलत है इसमें, इसमें दोनों सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है
कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किए गए थे। इसमें बताना है कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। ये दिया गया है कि इसने सहकारी समितियों का गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, जो कि ये किया गया था, सही है ये वाला। दूसरा है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया था, तो ये भी सही है इसमें। सी वाला है कि इसने संविधान में एक नया खंड कौन सा जोड़ा था, 11B को शामिल किया था, ये भी सही है। डी वाला है कि इसे अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ZG तक शामिल है, इसका बी वाला ही गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला ये जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ZG ये किससे शामिल है, तो ये नगर पालिकाओं से शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा। यही सही सुमेलित नहीं था, यही सही नहीं था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, तो किसके पास है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित किया जा सकता है, ये किसके पास अधिकार होता है, ये राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास होता है अधिकार कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत में मत देने का अधिकार है, तो भारत में मत देने का अधिकार किसके पास होता है, ये संवैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो विधान परिषद के बारे में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 111 में पहला दिया गया है कि विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को हटाया नहीं जा सकता, तो ये पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज्य के प्रतिनिधित्व के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो ये भी इसका सही है। पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी इसमें सही है, इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि दिया गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे हम लोग कैट के नाम से जानते हैं, कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्चतरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, तो इसका पहला वाला सही है। पहला वाला इसका सही है। फिर इसमें इसका पहला वाला सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 112 का कारण कह रहा है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश परामर्श के बाद ही की जाती है। इसमें कारण क्या है, तो कारण इसमें असत्य है, कारण इसका गलत है, जबकि अभिकथन इसका सही है। इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ए सत्य है, सॉरी इसमें राइट आंसर होगा इसका ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया गया है पहला है कि यह वर्ष 1992 में एक गठित संवैधानिक संस्था है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था नहीं संवैधानिक निकाय है। यह 1990 में इसका गठन किया गया था, न कि 1992 में। फिर इसके बाद आता है इसका पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरा है कि जयंती पटनायक आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनी थी, तो जयंती पटनायक जो कि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनी थी, ये सही है। दूसरा वाला इसका सही है, पहला वाला इसमें गलत है। इसका राइट आंसर केवल बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में
नियुक्ति के लिए पात्र हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र इसमें कौन होते हैं? ये पात्र होते हैं भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्ति पात्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में दल बदल मामला के नाम से भी जाना जाता है? दल बदल मामला के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाने जाते हैं कि होलोहलन मामला। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो कि होलोहलन मामला, ये जो कि दल बदल मामला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 116 में इसमें दिया गया है, सबसे पहले राज्यपाल वर्तमान में दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं, एस अब्दुल नजीर। ए का पहला इसमें सही है, ए का इसमें पहला सही है। असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं, गुलाब चंद्र कटारिया, बी का इसमें दूसरा सही है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो ये रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल, ये तीसरा सही है, सी का। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास हैं, ये चौथा सही है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? इसमें सभी क्रम से सही हैं, तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, ये जो कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 118 है, कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को अलग अलग निकायों के रूप में गठित किया है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 89वां संविधान संशोधन 2003, 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है, कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए है और कारण आर है। क्वेश्चन नंबर 19 में अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि पहला वाला सही है, इसका अभिकथन इसका सही है। और इसमें कारण कह रहा है कि किसी मामले की जांच करते समय इस सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, दोनों सही है इसका, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन मतलब स्पष्टीकरण इसका नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद ये 350 बी है, अनुच्छेद 350 बी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है इसमें। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है, कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? ये किसकी सिफारिश पे किया गया है? ये किया गया है के संथानम समिति की सिफारिश पे, के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 124 है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय ब्यूरो के अन्वेषण के संबंध में इसमें कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि ये गलत है, संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर इसके बाद इसमें दूसरा है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। इसका दूसरा वाला भी गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि प्रवर्तन निदेशालय के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रवर्तन निदेशालय के लिए इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें यह एक संवैधानिक संस्था है, यही जो कि ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक संगठन है। यह एक संविधिक निकाय है। यह एक कैसी निकाय है? संविधिक निकाय है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निम्नलिखित में से किसके स्थान पर निर्धारित किया गया है। ये किसके स्थान पर निर्धारित किया गया है? ये किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के आधार पर ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 एक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का मुख्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नई दिल्ली में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर गठन की सिफारिश की है। तो कौन से समिति के द्वारा किया गया है? ये किया गया है HN कुंजरू समिति। HN कुंजरू समिति के द्वारा ही राष्ट्रीय कैडेट कोर गठन की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 को क्वेश्चन नंबर 128 तक देखा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।